नॉलेज शेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं बेस्ट कंटेंट। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए नॉलेज शेल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपकी कोई वीडियो मिस ना हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे उम्मीद है आपने आवर एनवायरनमेंट का लास्ट लेक्चर जरूर देखा होगा, और आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करें और सबसे पहले जाकर आप उसे देख लीजिए। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पर। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी प्रोसेस होती है। मतलब एक घटना है, प्रोसेस नहीं, ये क्या है, एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी चीजें होती हैं ना, वो क्या हो जाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे हम बड़े टॉपिक लेवल पर पहुंचेंगे, बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो ऑर्गेनिज्म के शरीर में क्या होने लगते हैं, स्टोर होने लगते हैं। ठीक है भाई, कैसे होते हैं वो समझिए। जैसे किसानों ने क्या करा कि जो खरपतवार होती है, वीडीसाइड्स, ठीक है ना, मतलब जो वीड्स हैं उनको मारने के लिए वीडीसाइड्स, जो कीड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स वगैरह, बहुत सारे केमिकल अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। अब वो केमिकल क्या होगा भाई, दो जगह जाएगा। एक तो जो प्लांट होंगे वो उन्हें वाटर के साथ एब्सॉर्ब कर लेंगे, और दूसरी चीज वो पानी के अंदर घुल करके कहां पे चला जाएगा, नदी नालों में चला जाएगा। अब देखो प्लांट ने एब्सॉर्ब कर लिया। अब प्लांट को क्या होगा भाई, देखो वो प्लांट के अंदर क्या होगा, डिग्रेड नहीं हो, खत्म नहीं होता है वो, से प्लांट जो है उसके अंदर वो खत्म नहीं होगा, तो भाई प्लांट के अंदर है अभी वो। अब उसे किसी एनिमल ने खा लिया, ठीक है, सपोज करो उसे किसी जानवर ने खा लिया, मुर्गी ने खा लिया। अब मुर्गी को क्या हुआ, मुर्गी को इंसान ने खा लिया, तो भाई मुर्गी के अंदर वो केमिकल गया, ठीक है, मुर्गी से स्टोर हो गया, वो इंसान के अंदर चला गया। अब वो इंसान जो उसके अंदर वो बचा हुआ रखा रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो डिग्रेड नहीं होते हैं। तो और फिर भाई जब वो बहुत ज्यादा मुर्गी वगैरह खाएगा तो इस तरीके से क्या होगा, उसके अंदर और ज्यादा केमिकल इकट्ठा होता रहेगा। अब दूसरी चीज देखो भाई, प्लांट को सीधे ह्यूमन भी खा सकता है, तब भी वो उसी के अंदर चला जाएगा, ठीक है, या फिर प्लांट को किसी गाय बकरी भैंस ने खा लिया तो उसके अंदर चला गया वो केमिकल जो था, और इकट्ठा होता रहेगा। तो ये घटना क्या, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन है। अब एक्वेटिक में गया तो एक्वेटिक में क्या होगा भाई, एक्वेटिक प्लांट्स के पास पहुंच जाएगा, एक्वेटिक प्लांट ले लेंगे, वहां से मछली से बड़ी मछली में, बड़ी मछली से इंसान में, या किसी जानवर में। तो इस तरीके से क्या होता है कि वो चलता चला जाए, मतलब प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी तो ये जो घटना हुई, ठीक है, इसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। चलो हम देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल, जो हार्मफुल रसायन हैं, केमिकल हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन होते हैं इंक्रीजेस एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल पर, अगले पर वो बढ़ती चली जाती है। इन ए फूड चेन, एक फूड चेन के अंदर, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और इसी घटना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। भाई सपोज करो प्लांट के अंदर कितनी थी, मैंने केवल मानने के लिए मैंने माना, मान लो एक प्लांट था, उसके अंदर 0.1 मिलीग्राम था कोई सब्सटेंस, ओके, पहले ट्रॉपिक लेवल पर। अब जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे हम गए तो वो कितना हो गया भाई, देखो अब जो वो मान लो उस प्लांट को किसी बकरी ने खाया। अब जब उसे बकरी ने खाया तो बकरी ने बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट खाए होंगे भाई, एक बकरी के अंदर इतना था तो बहुत सारे एक प्लांट के अंदर इतना था तो बहुत सारे प्लांट खाए होंगे बकरी ने, सपोज करो 6 प्लांट खाए तो 0.6 मिलीग्राम उसके अंदर वो पहुंच गया, इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। अब सपोज करो आगे चल के क्या हुआ, अब बकरी थी उसको इंसान ने खा लिया। अब पूरे मान लो पूरे 2-4 सालों में इंसान ने 10-15 बकरी खा ली, तो मतलब 36 तो मतलब हम लगभग मानने में तो ऐसे 10 मान लो, तो मतलब 6 मिलीग्राम उसके अंदर क्या हुआ, स्टोर हो गया। तो हमने क्या देखा कि एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, अगले ट्रॉपिक लेवल पे जो हार्मफुल केमिकल की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। इस घटना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। आगे, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी। पर देखो सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है ऐसे केमिकल की वो मनुष्य के ही अंदर है। अब क्यों भाई, मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सबको खा जावे, सब कुछ, मतलब जितने भी फूड चेन है सबसे टॉप पे आने वाला जीव है ना वो होता है मनुष्य।
देखिए मैक्सिमम कंसंट्रेशन सच केमिकल की सबसे ज्यादा आती है ह्यूमन बीइंग में, क्योंकि ह्यूमन जो ऑक्यूपाई करता है टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, किसी भी फूड चेन में सबसे टॉप लेवल पे है भाई। अब देखो एक्वेटिक प्लांट में भी देखो सपोज, ठीक है ना, मान लो एक छोटी मछली को बड़ी मछली को मगरमच्छ खागा, मगरमच्छ को इंसान खागा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या सबसे ऊंच मतलब फूड चेन में जो सबसे ऊंचे ट्रॉपिक लेवल पे होता है वो ह्यूमन होता है, और ह्यूमन के अंदर ये केमिकल सबसे ज्यादा होते हैं। अब जैसे देखो पेस्टिसाइड मतलब जो हमारे कीड़े वगैरह होते हैं उन्हें मारने के लिए अदर केमिकल हमारे यूज हुए जो कि डिग्रेड नहीं हो सकते, नॉन डिग्रेडेबल हैं। अब वो कहां जाएंगे भाई, या तो मिट्टी में चले गए या वाटर बॉडी में चले गए, पानी में घुल करके वाटर बॉडी में चले गए। अब मिट्टी में से प्लांट में चले गए, प्लांट में से एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक एनिमल में चले गए, और इससे वो हाई ट्रॉपिक लेवल में चलते चले जाते हैं। अब आगे देखिए, हाउ डू आवर एक्टिविटी अफेक्ट द एनवायरमेंट, हमारे द्वारा जो की जाने वाली क्रियाएं हैं वो वातावरण को कैसे प्रभावित करती हैं उनके बारे में जानेंगे। उनमें सबसे जो मेजर चीज है भाई, अगर हम देखें तो एक तो हमारे जो आसपास कूड़ा करकट है, गंदगी बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, वेस्ट बहुत ज्यादा फैला रहे हैं। एक और हमारा जो मुद्दा होता है वो होता है ओजोन लेयर का, जिसे आपने सुना होगा भाई कि हमने कहना है कि ओजोन लेयर धीरे धीरे करके क्या हो रही है, खत्म होती चली आ रही है, मतलब डिग्रेड हो रही है, नष्ट हो रही है, ठीक है। तो इनके बारे में अब हम जानते हैं एक एक करके। चेंजेस इन द एनवायरमेंट, वातावरण के अंदर होने वाले परिवर्तन, अफेक्ट अस, हमारे को प्रभावित करते हैं, एंड अवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरमेंट अराउंड अस। भाई देखो एनवायरमेंट में होने वाले परिवर्तन हमको प्रभावित कर रहे हैं, और हमारे द्वारा की जाने वाली क्रिया एनवायरमेंट को प्रभावित कर रही है, परिवर्तन कर रही है। ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज गेटिंग डिप्लीटेड, ओजोन लेयर और ओजोन लेयर कैसे धीरे धीरे करके नष्ट हो रही है उसके बारे में जानते हैं। ओजोन O3, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। इज ए मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल होता है फॉर्म्ड बाय 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन इज ए डेडली पॉइजन, ओजोन कैसा होता है, जहरीला होता है। ओजोन लेयर इज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ, भाई ओजोन लेयर क्या है, पृथ्वी के चारों ओर एक चादर है, ठीक है। ओजोन लेयर एक पृथ्वी के चारों ओर गैस की चादर है, which absorb most of the harmful ultraviolet radiation of the sunlight। भाई देखो सूर्य से बहुत सारी रेडिएशन आ रही है, उनमें से एक होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम कहते हैं। ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ना बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारे लिए, तो ओजोन लेयर क्या करेगी, उन्हें एब्सॉर्ब कर लेती है ज्यादातर को। दिस प्रोटेक्टिव लिविंग बीइंग्स, इस तरीके से वो मनुष्य का प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षा दे रही है फ्रॉम मैनी हेल्थ हैजार्ड, बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों से, जैसे स्किन कैंसर, हमारी त्वचा में कैंसर हो जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर हमें पड़ जाती हैं तो, ठीक है। तो स्किन कैंसर से प्रोटेक्शन। कैटरेक्ट, ये आंखों की बीमारी होती है, ठीक है, तो आंखों में कैटरेक्ट हो सकता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, और ईटीसी बहुत सारी बातें। इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर, तो ओजोन कहां उपस्थित है, ओजोन जो होती है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर उपस्थित होती है। फिर देखिए हमारा जो पृथ्वी के चारों के ब्लैंकेट है ना वो कई हिस्सों में डिवाइडेड है, चादर्स के रूप में, ठीक है ना। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कई सारे हिस्सों में डिवाइडेड है, जैसे आयनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसी तरीके से हमारी एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर की एक लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो ओजोन होती है प्रेजेंट होती है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, अब ओजोन बनता कैसे है भाई उसके बारे में हम जानेंगे। तो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ब्रेक डाउन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम। भाई देखो हाई एनर्जी की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को एक ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एटम में अलग कर देती है, अलग कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन एटम में कॉम्बाइन कर जाते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, और ओजोन का मॉलिक्यूल बन गया। भाई O2O से कॉम्बाइन हो जाता है और ओजोन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले हाई एनर्जी के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आए, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराए, दोनों ऑक्सीजन एटम अलग हो गए, और फिर एक ऑक्सीजन एटम किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ के ओजोन बना दिया। डिप्लीशन ऑफ ओजोन, अब ओजोन का नष्ट होना, खत्म होना, कैसे खत्म हो रही है। अब नष्ट होने का मतलब देखिए मैं तुम्हें समझाता हूं। तो जैसे देखिए हमारी ओजोन की पहले इतनी बड़ी चादर थी, मतलब इतनी मोटी चादर थी, अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके चादर कम होती चली है। देखिए इस तरीके से
ऐसा पतली होती चली जा रही है। तो इस तरीके से ओजोन क्या है, डिप्लीट हो रही है। अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप इन 1980s। तो 1980s में क्या होता है कि जो हमारी ओजोन की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा तेजी से कम होने लगी। डिक्रीज इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की थिकनेस कम हुई है। मैंने आपको बताया था ना कि पहले इतनी मोटी थी, अब क्या हुआ, अभी पतली होती चली आ रही है, ठीक है ना, अब इतनी रह गई सपोज करो, ठीक है। तो ओजोन लेयर की जो थिकनेस है एंटार्क्टिका के ऊपर बहुत कम हो गई और इसी को हम क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। द डिक्रीज वॉज लिंक्ड टू, अभी जो कमी हुई ये किस चीज से जुड़ी है, टू एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल। हम सिंथेटिक केमिकल्स का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे थे, जैसे कि CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, विच आर जिनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एसी, फायर एक्सटिंग्विशर, एरोसोल स्प्रे वगैरह में करते हैं। तो CFCs की वजह से ही क्या हुआ, हमारी जो ओजोन लेयर है वो नष्ट होने लगी, डिप्लीट होने लगी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 1987 के अंदर 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सीडेड इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट। तो इन्होंने क्या करा, एक एग्रीमेंट बनाया, ठीक है। वो मतलब क्या हुआ, सक्सीड हुए किसमें, इन फॉर्गिंग एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट को बनाने में, टू फ्री CFCs प्रोडक्शन, ताकि CFCs मतलब जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCs है उसके प्रोडक्शन को हम कम कर सकें एट 1986 के लेवल पे, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल बाय ऑल कंट्रीज, तो इसी को हमने क्या कहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल कहा था, ठीक है, बाय सारी की सारी कंट्रीज ने मिलकर के करा। तो मतलब कुल मिला के क्या होता है कि 1987 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, ठीक है। उसके मुताबिक क्योटो प्रोटोकॉल में क्या बात रखी गई कि हम क्या करेंगे कि ये मतलब बाकी सारे देश क्या मिलकर क्या करेंगे, जो CFCs का जो प्रोडक्शन होता है उसको कम करेंगे। ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर हुआ था 1987 में। किसने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने इसे बनाया था एग्रीमेंट को, UNEP ने। तो हमारे जो लेक्चर है गाइस यहीं पर फिनिश होता है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।